हेलो गाइस, वेलकम टू एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 2 का पेपर रहने वाला है बीए प्रोग्राम में, और डीएससी 3 और जितना भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एसओएल हो गया, एनसी वेब हो गया, सबके लिए ये वीडियो जो होगा वो सफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपके पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, इस वजह से इनके जो आपके पेपर में आने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और ये जो नोट्स है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको पता है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको इस वाले लेक्चर की जो पूरी पीडीएफ है वो भी वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा वन शॉट होगा और इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसी पे हमारा दूसरा वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर है, अगर नहीं किसी को मिले तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहां पे होगा, या फिर कमेंट पे कहीं भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मीडियम का पार्ट 1 आपके सचिन सर ने बनाया है ना, सचिन भैया ने बनाया था, तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लेना जिसमें इसके बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं, और बाकी के जो उस वीडियो में बच गए वो सारे आज हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 करके। ठीक, यहीं पे आपको जो भी वीडियोज हैं उन सब के लेक्चर नोट्स इधर ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना सब लोग। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इट सेज एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, तो उसमें क्या चैलेंजेस हमको फेस करने को मिले। ठीक है, तो वो चैलेंजेस की बात हम करेंगे इसमें। ठीक, और जो मेजर मूवमेंट्स हुए उसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड चैलेंजिंग टास्क बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे को स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना था तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चैलेंजिंग टास्क था स्टेट्स को वापस से रीऑर्गेनाइज करना, बाउंड्रीज को वापस से बनाना। ठीक है, और उसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऐसा करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, और इस वजह से क्या थी, लोगों की डिफरेंट डिमांड्स भी थी। ठीक, तो वाइल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी स्ट्रेंथेंड regional aspirations and democratic participation, it also raised fears of separatism, regional imbalance and threats to national unity। तो देखिए, अब जब लैंग्वेज, इससे परे आप देखो, लैंग्वेज किसका, आपका एक साइन होता है आपकी आइडेंटिटी का। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी के लिए आपकी लैंग्वेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो देखिए, अब हम सब जानते हैं कि सभी लोगों की जो मदर टंग है हमारे कंट्री में वो डिफरेंट है। ठीक है, सब लोगों की मदर टंग डिफरेंट है, इस वजह से क्या होता है, सब लोगों की आइडेंटिटी भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा था, डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की वजह से लोगों की जो रीजनल एस्पिरेशंस थी, ठीक, वो बढ़ गई, और इससे क्या हो रहा था, आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ता जब आप क्या करते, उन लिंग्विस्ट आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते। ठीक, लेकिन इससे क्या डर पैदा हुआ, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको ये डर था कि जब हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, सेपरेटिज्म बढ़ने के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक, सेपरेटिज्म की भावना आ सकती है लोगों में, और इससे क्या होगा, जो देश की यूनिटी है उस पर खतरा मंडराने लगता। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इवॉल्व ग्रेजुअली थ्रू वेरियस कमिटीज, और ये जो प्रोसेस था वो वेरियस कमिटीज से होके गुजरा। ठीक है, जिसमें शुरू में क्या हो रहा था, कुछ लीडर्स थे, कुछ कमिटीज ऐसी आई जिन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है ये ठीक नहीं होगा, ये क्या करेगा, थ्रेट है ये। लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, उसको रिकॉग्नाइज भी किया, और बाद में लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट्स को, स्टेट बाउंड्रीज को डिफाइन भी किया गया। तो वो हम देखेंगे, उसमें हमें कमिटीज देखने को मिलेंगे, कमीशंस देखने को मिलेंगे, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स के थ्रू ऐसा अचीव हो गया। ठीक है, तो उसमें अर्ली ऑपोजिशन टू लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं, हमारा धार कमीशन आया था 1948 में, ये चेयर किसके द्वारा किया गया था, एस के धार के द्वारा। ठीक है, तो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। ठीक, ये पहला लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था, अंडर हुज लीडरशिप, अंडर एस के धार के लीडरशिप के। ठीक है, टू एग्जामिन द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, तो कमीशन ने क्या किया, इसका मेन आउटपुट क्या निकला, इन्होंने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ठीक, इन्होंने बोला कि इट कुड थ्रेटन योर नेशनल यूनिटी। ठीक है, कि ये देश की जो यूनिटी है, एकता है, उसके ऊपर क्या करेगा,
खतरा पहुंचाएगा उसको, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप लोगों की रीजनल आइडेंटिटी के बेस पे लोगों को डिवाइड कर दे रहे हो, तो इस वजह से जो देश में एकता है वो हैम्पर होगी। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी नुकसान पहुंचेगा और देश की जो सिक्योरिटी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। फिर उसके बाद आती है हमारी जेबीपी कमेटी, जिसमें कौन कौन लोग थे आपके, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे एंड पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो इमीडिएट कि मतलब आप तुरंत लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन मत करो, इसको इन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट किया, इस आइडिया को कि आप तुरंत ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने एम्फेसिस तो डाला कि आप नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस डालो ओवर योर रीजनल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कि इन्होंने क्या बोला कि पहले कंट्री को यूनाइट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप देखते हो ना कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। अब वो प्रिंसली स्टेट्स में हर जगह क्या था, कल्चरल डिफरेंसेस थे, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, उनको जोड़ देना, उनको एक कंट्री में तब्दील करना, ठीक है, और उनको एक कॉमन आइडेंटिटी देना ऑलरेडी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सफर भी कर रही थी। और उस केस में इमीडिएटली एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कर देना, उससे क्या होता, इन्होंने बोला कि वो आपकी नेशनल यूनिटी के ऊपर खतरा पहुंचा सकता है। हालांकि इन्होंने पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स थे फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट, उसको भी क्या बोला कि उसको भी हम परमानेंटली इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज लोगों की जो रीजनल आइडेंटिटी की डिमांड है आप उसको नहीं बंद कर सकते, नहीं रोक सकते, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या करेगा, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं। उसी में क्या हुआ, हमारा जो मेजर आप बोल सकते हो लैंडमार्क स्टेप हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश के लिए जो मूवमेंट था और पोट्टी श्रीरामुलु का जो फास्ट अंटिल डेथ था, ठीक, और जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक, तो देखिए ये जो डिमांड थी फॉर अ तेलुगु स्पीकिंग स्टेट इंटेंसिफाइड अंडर द लीडरशिप ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु, हिज फास्ट अनटू डेथ इन 1952। इन्होंने ये 1952 में रखा कि मैं जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं फास्ट करूंगा। और ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने डिमांड करी थी कि हमारा जो मद्रास है, मद्रास में से एक तेलुगु स्पीकिंग जो रीजन है उसको अलग किया जाए और उसको आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया स्टेट बनाया जाए। तो उनकी जो डेथ हुई उसने मैसिव प्रोटेस्ट को क्या किया, उसको रिजल्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट आंध्र स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1953 फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 1953 में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, जो कि कहां से आया था, आपका मद्रास प्रेसिडेंसी से कट के बना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो देखिए आंध्र प्रदेश के जो मूवमेंट हुआ था उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हमको देखने को मिले। तो सबसे पहला क्या था कि जो इमोशनल मास मोबिलाइजेशन हुआ था उसने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर डाला। वो इमोशनल मास मोबिलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के मूवमेंट के लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से क्या हुआ, लोगों के जो इमोशंस थे वो एकदम फूट फूट के बाहर आने लगे थे। इससे और क्या हुआ, फियर दैट सिमिलर डिमांड्स वुड अराइज अक्रॉस इंडिया। अब देखिए जब बोला जाता है कि एक चिंगारी लगती है उसके बाद आग लगने में बहुत कम टाइम लगता है ना, तो ऐसा डर बैठ गया हमारी गवर्नमेंट के अंदर कि एक डिमांड ऑलरेडी ऐसी पूरी कर चुकी है गवर्नमेंट, हो सकता है अगर और लोगों की डिमांड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं एक्सेप्ट किया जाए तो इस तरह के प्रोटेस्ट वापस से हो सकते हैं। तो इस बात का डर हो गया था। ठीक है, कंसर्न ओवर वीकनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी थ्रू रीजनलिज्म, और इससे यह भी कंसर्न हुआ कि जब आपका रीजनलिज्म होगा, क्षेत्रवाद की जो भावना है वो राष्ट्रवाद की भावना से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका नेशनल यूनिटी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया कि जो आपका नेशनल आइडेंटिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके लिए महत्व रखनी चाहिए। बेसिकली आपकी रीजनल आइडेंटिटी उसके बाद आती है। हालांकि ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप बस इतना याद रखना कि ये कंसर्न था कि आपका जब रीजनलिज्म की भावना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी ओवर योर नेशनलिस्ट आइडेंटिटी, तो उस केस में आपकी यूनिटी के ऊपर खतरा आता है। तो इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी का गठन हुआ था वो थी आपकी फजल अली कमीशन। ठीक है, एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि इनके अंडर में क्या बोलते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जो कि 1956 में पारित हुआ था। देखिए तो फजल अली कौन थे, ही वॉज अ जज ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो, और 1953 में इनके लीडरशिप के अंडर क्या हुआ था, आपकी फजल अली कमीशन का गठन हुआ था। ये एक इंडियन स्टेट के गवर्नर भी थे, इंडियन स्टेट के गवर्नर भी थे। आप कमेंट में बताना कि फजल अली कौन से स्टेट के गवर्नर थे। ठीक है, तो देखिए
इट एग्जामिन्ड द इशू कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये जो रीजनल आइडेंटिटी वाला, रीजनल लिंग्विस्टिक डिमांड ऑफ स्टेट्स वाला जो था, जो आपका कंसर्न था, उसको इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से पढ़ा। इट एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज एन इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर स्टेट फॉर्मेशन बट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द सोल क्राइटेरिया। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि जो आपका लैंग्वेज है, जो आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, वो स्टेट बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन ये इकलौता फैक्टर नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टेट की, सिर्फ लैंग्वेज की डिमांड के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट करते चले जाओ। ठीक है, इन्होंने उसको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया, लेकिन बोला कि इट इज नॉट योर सोल फैक्टर, कि ये इकलौता फैक्टर नहीं है, आपको दूसरे फैक्टर्स भी कंसर्न में रखने होंगे। ठीक है, इट ऑल्सो कंसीडर्ड, इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखना होगा। अब मान लो बोल दे कोई लीडर आ जाए, वो बोले कि मुझे अब यूपी है इतना बड़ा सा स्टेट, उसमें क्या करना है, अब मुझे मल्टीपल स्टेट काटने हैं, है ना, बिकॉज हर रीजन की लैंग्वेज अलग है, तो इट इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी उस वाले स्टेप की बहुत ज्यादा जरूरी होगी, और नेशनल इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए, कि आप अगर कॉन्टिन्यूसली स्टेट्स को ऐसे बनाते चले जाओगे, काटते चले जाओगे, तो क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन, जो देश की एकता है, उसके ऊपर खतरा पहुंचेगा, और कल्चरल आइडेंटिटी को भी इंपॉर्टेंस देना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी समझा गया। तो इसी के बाद आता है आपका स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 1956 में आया था। ठीक है, तो ये 1956 में एक्ट पारित हुआ। इट रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन स्टेट्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिमूव्ड द अर्लियर कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इसने क्या किया, अब लैंग्वेज के बेसिस पे आपके स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। इसके पहले क्या था, 4 उसमें ABCD करके 4 क्लासिफिकेशन किया गया था, और उसके अंदर आपके स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस वाले सिस्टम को आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने खत्म कर दिया। ठीक, इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग योर इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडिया के फेडरलिज्म को इसने क्या किया, स्ट्रेंथन किया, गिविंग रिकॉग्निशन टू योर रीजनल आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखिए 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी एज अ रिजल्ट ऑफ योर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो मेजर चैलेंजेस हमको जो रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे देखने को मिले वो क्या थे। सबसे पहला था बैलेंसिंग यूनिटी विद योर रीजनल एस्पिरेशन। तो देखिए एक्सेसिव लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की वजह से क्या हो रहा था, सेपरेशन की भावना, अलग होने की भावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, स्ट्रांग हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। बिकॉज जब तक बैलेंस नहीं बनता आपके नेशनलिस्ट आइडेंटिटी में, यूनिटी में, और आपकी रीजनल आइडेंटिटी में, ठीक, तो ऐसे केस में क्या हो सकता था, आपका सेपरेशन हो सकता था कंट्री का। दूसरा क्या था, बाउंड्री डिस्प्यूट्स देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जहां पे टेरिटरी और लैंग्वेज डोमिनेंस को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिले डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ठीक, इसके अलावा माइनॉरिटी कंसर्न विद इन स्टेट। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने ये डर उनके अंदर था कि हो सकता है एजुकेशन, जॉब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उनके साथ क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बेसिकली, अब देखो इतना बड़ा आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी है फॉर एग्जांपल, है ना, ये वाला रीजन आपका तमिल लैंग्वेज बोलता है, ये वाला रीजन आपका तेलुगु लैंग्वेज बोलता है। ठीक, तो ऐसा थोड़ी है कि ये लाइन के बाद सारे लोग सिर्फ तेलुगु बोलेंगे और ये लाइन के इधर सारे लोग सिर्फ तमिल बोलेंगे। हो सकता है यहां पे तमिल का डोमिनेंस हो लेकिन कुछ लोग तेलुगु भी बोल रहे हो, या फिर कोई डिफरेंट लैंग्वेज भी बोल रहे हो, ऐसा ही इधर भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी थी, फॉर एग्जांपल तेलुगु डोमिनेंट रीजन में कोई तमिल कम्युनिटी थी, तो उनके अंदर क्या डर पैदा हुआ कि हो सकता है अब जब स्टेट में आपका स्टेट बना ही सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का उनके अंदर फियर था। ठीक है, इकोनॉमिक इंबैलेंस देखने को मिला। कुछ स्टेट्स थे जिनके पास फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज नहीं थे फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। अब देखो ऐसा क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि देखो कोई बड़ा रीजन है, ठीक, इसमें ये बहुत बड़ा सा स्टेट है, यहां पे मान लो सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, यहां पे इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा नहीं है। अब मान लो यहां पे आपका हमने स्टेट को डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली ये वाला जो ए नाम का रीजन है हमारा, उसके पास सारी इंडस्ट्रीज चली गई, जो इकोनॉमिक पावर थी वो उसके पास रही, लेकिन जो बी है वो क्या हो गया, गरीब रह गया। तो ऐसा क्या, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपके कुछ स्टेट्स थे उनके पास उतना फाइनेंशियल पावर नहीं थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज क्या थी, अब जब रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, आपको ब्यूरोक्रेसी को भी रिस्ट्रक्चर करना होगा, जुडिशियरी को भी रिस्ट्रक्चर करना
करना होगा, इंस्टीट्यूशंस को भी वापस से इस्टेब्लिश करना होगा फॉर दैट न्यू पर्टिकुलर स्टेट। तो इतना ज्यादा कागज पत्तर में क्या होगा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी के रूप में उभर के देखने को मिला हमको। ठीक है, तो देखिए पोस्ट 1956 भी हमको बहुत सारे स्टेट्स आज की डेट में देखने को मिलते हैं जो क्या हुए, आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किए गए, जिसमें 1956 के बाद डिमांड फॉर स्मॉलर स्टेट्स कंटिन्यूड प्रूविंग दैट लैंग्वेज अलोन कुड नॉट सॉल्व रीजनल इनइक्वालिटीज। तो रीजनल इनइक्वालिटीज को सिर्फ लिंग्विस्टिक डिमांड ने क्या किया, नहीं सॉल्व किया, जो कि फजल अली कमीशन का एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग भी थी। उन्होंने बोला था ना कि लैंग्वेज इज नॉट योर सोल रीजन, ये सोल रीजन नहीं है, डिफरेंट रीजनल इनइक्वालिटीज भी उसमें इंपॉर्टेंस रखती है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं तेलंगाना, जो कि आपका 2014 में बना, और ये किससे बना था, आंध्र प्रदेश से ही बना था। ठीक है, तो डिमांडेड सेपरेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश ड्यू टू परसीव्ड निग्लेक्ट, अनइक्वल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। तो बेसिकली यहां पे क्या रीजनल डिमांड देखने को मिली, आपको बोला गया कि जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है प्रेजेंट डे का, उधर क्या है, ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ज्यादा क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और उस वाले रीजन को, आपके तेलंगाना वाले रीजन को निग्लेक्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए तेलंगाना की क्या हुई, डिमांड हुई टू बिकेम अ सेपरेट स्टेट, और जो कि पूरी हुई आपकी 2014 के अंदर। इसी तरह से छत्तीसगढ़ होता है, छत्तीसगढ़ कब बना, आपका ईयर 2000 के अंदर बना फ्रॉम योर मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पे क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज थे कि यहां पे आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, तो ट्राइबल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना था, उसके लिए एक स्टेट बना, अंडर डेवलपमेंट हो रहा था और एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लेक्ट, ये भी इसका एक रीजन था। इसी तरह से झारखंड जो आपका बिहार से बना इन ईयर 2000, तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहां पे भी ट्राइबल एस्पिरेशंस थी, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, आप देखते हो कि कैसे झारखंड में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां के लोगों का कहना ऐसा रहा होगा कि उनकी जो रिसोर्सेज है उसको आपके डिफरेंट रीजन के लोग आके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वहां के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और रीजनल इंबैलेंस भी इसके पीछे का एक रीजन था। इसी तरह से उत्तराखंड भी आपका ईयर 2000 में बना था, और ये किससे बना था, उत्तर प्रदेश से बना था, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। बिकॉज उत्तराखंड क्या है, आपका हिली स्टेट है ना, और यूपी मोस्टली प्रेजेंट उत्तर प्रदेश आपका कैसा है, प्लेन है। ठीक, तो इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है कि वहां पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन था उस रीजन में, वो अलग थलग पड़ जा रहा था आपके मेन लैंड से। डेवलपमेंट निग्लेक्ट और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की मतलब वहां का कल्चर भी है वो आपके मेन लैंड यूपी से अलग था, तो इस वजह से वहां के लोगों की डिमांड थी टू गेट अ सेपरेट स्टेट, गेट अ डिफरेंट स्टेट। तो इसका कंक्लूजन में हम क्या समझेंगे कि स्टेट जो आपका लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन था, इसने क्या किया, इंडियन डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया, उसको क्या किया, और मजबूत किया, बिकॉज इसने आपके रीजनल आइडेंटिटी को क्या किया, पहचाना। ठीक, दो इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक रीजनलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, इंडिया मैनेज्ड देम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स व्हिच strengthened federalism and your national unity। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी आई शुरू में, लेकिन उसको क्या किया हमने, डिफरेंट एफिशिएंट मेथड्स को यूज करके, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को यूज करके उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया। और इससे क्या हुआ, आज के डेट में हम देखते हैं कि इंडिया इज अ स्टेबल कंट्री इवन दो इट हैज लॉट्स ऑफ स्टेट्स, है ना। कई जगह पे इंस्टेबिलिटी है, लेकिन उन चीजों को भी क्या किया जा रहा है, दे आर ऑल अंडर कंट्रोल। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ योर प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो हम देखते हैं ना कि आपका इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर थे, ओवर 560 स्टेट्स थे, तो उनको हमारे एक यूनियन के अंदर लाने में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो हमारे 562 प्रिंसली स्टेट्स थे अलोंग विद ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको डायरेक्टली आपके ब्रिटिश लोग नहीं रूल कर रहे थे, उनको कौन रूल कर रहे थे, वहां के लोकल किंग्स वगैरह। ठीक है, लोकल पावर्स जो थी वो वहां की उनको क्या करती थी, रूल करती थी। उनके पास क्या चॉइस थी कि या तो वो इंडिया ज्वाइन कर लें, या फिर वो पाकिस्तान जो उस टाइम पे बना था, और या फिर इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, दोनों में से किसी को ना चुने, इंडिपेंडेंट रहे। तो इनको इंटीग्रेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि हम क्या करें, एक नेशन को बिल्ड कर सकें, जो कि हमारा क्या था, इंडियन नेशन था। ठीक सर, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका था इंटीग्रेशन में, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का था और वीपी मेनन का था। ठीक, मोस्ट स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड थ्रू डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन एंड फोर्स व्हेन नीडेड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ने क्या किया, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि हम क्या करेंगे, या तो वो इंडियन आपके कंट्री से जुड़ जाएंगे, इंडिया से, या फिर पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे। कुछ को क्या किया, डिप्लोमेसी के थ्रू
ठीक है, डिप्लोमेसी के थ्रू कन्विंस किया कि आप क्या हो, आप हमारे कंट्री में मिल जाओ। और कुछ जगह क्या किया गया कि फोर्स का भी यूज किया गया, जहां पे हम देखेंगे कि कौन से रीजन्स थे मेन जहां पे फोर्स का यूज किया गया था। देखिए, तो अब इसमें हमारा 562 प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या थी। तो द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट्सी क्रिएटेड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मैनी रूलर्स वांटेड इंडिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया। तो बहुत ज्यादा जो रूलर्स थे उनकी क्या डिमांड थी, उनकी डिमांड थी कि वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। बिकॉज उनको क्या चाहिए था, जो उनकी ओरिजिनल पावर थी पहले बिफोर ब्रिटिश, उनकी जो पावर थी वो उस पावर को वापस से अचीव करना चाह रहे थे। तो उनको इंडिया के अंदर आने में क्या था, ज्यादा खुशी नहीं मिल रही थी। तो इसकी वजह से मेजर चैलेंजेस हमको क्या देखने को पड़े, तो थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया। तो हम इससे देखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मान लो ये 562 आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, अब ये क्या बोलेंगे, इसमें से मान लो 200 ने भी बोल दिया कि हम इंडियन कंट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, कंट्री टूटने को हो रही थी ना। ठीक, डिफरेंट साइजेस, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्टेट्स। तो हर स्टेट का क्या था, साइज अलग था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज्यादा बड़े थे, हर जगह का कल्चर अलग था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग था। तो उन सबको इंटीग्रेट करना, उनको अंडर एन अम्ब्रेला लेके आना, कॉमन अम्ब्रेला लेके आना, एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। ठीक, फियर ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस एंड सेपरेटिज्म, कि मतलब बाहर से इंटरफेरेंस हो सकता है किसी का, जिसमें आपको पाकिस्तान का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेपरेटिज्म की भावना, कि अब मान लो किसी को जबरदस्ती किसी रीजन को आपने क्या किया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो वहां के सिटीजन्स क्या होंगे, वहां के सिटीजन्स नाखुश होंगे। तो सेपरेटिज्म का भी डर था। ठीक, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन योर प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय योर होम रॉयल्स। ठीक है, रॉयल्स के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो उधर क्या हो रहा था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पावर उतनी ज्यादा नहीं काम कर रही थी, बिकॉज दे वर रूल्ड थ्रू इनहेरिटेंस। ठीक है, रिलीजियस एंड कम्युनल कॉम्प्लिकेशंस इन सम स्टेट्स। तो कुछ जगह पे हमको देखने को मिला कि रिलीजियस और आपके कम्युनल कॉम्प्लिकेशंस भी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का क्या रोल था। तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है ना, वो क्या थे, होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। एंड वीपी मेनन के played the central role in your integration. They used persuasion. कुछ लोगों को क्या किया गया, कुछ स्टेट्स को आपने परसुएड किया, कुछ को डिप्लोमेसी के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया, कई जगह पे स्ट्रेटेजिक प्रेशर डाला और रूलर्स को कन्विंस किया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसी में इंपॉर्टेंट हो जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, तो रूलर्स थे, उनको क्या किया गया, उनको बोला गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन कर लो, बाय विच दे सरेंडर्ड पावर ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस। और ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इस असेंशन को क्या किया, पीसफुली साइन कर लिया और वो इंडिया को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली बोल रहा था कि आप इंडियन यूनियन को ये सारी पावर दे दो। ठीक है, और इसको क्या किया, ज्यादातर रूलर ने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया। ठीक, तो इसमें चैलेंजेस क्या थे, कुछ जो थे वो अपनी ऑटोनॉमी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारा जो सिंगल रूल था, हमारा जो रूल हो रहा था इतने सालों तक, हमको वो कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अचानक से पावर लेने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे कि ये आपका घर है, आज क्या करो, आज आप ये घर मेरे नाम कर दो, तो इतनी आसानी से कोई छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ना चाहेगा। फियर अमंग प्रिंसेस रिगार्डिंग प्रिविलेजेस एंड पावर। तो जो प्रिंसेस थे उनके अंदर ये डर था कि जब उनके पास उनकी जो ऑटोनॉमी थी वो आपका यूनियन ऑफ इंडिया ले लेगा तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरस स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन में इतने सारे स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट करना भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज इतने छोटे छोटे स्टेट्स को एक कॉमन आइडेंटिटी दे देना और हर जगह कॉमन रूल को लागू कर देना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, नीड टू मेंटेन नेशनल यूनिटी विदाउट वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ऐसे आप किसी को क्या करोगे, आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो हो सकता है कई जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाए। तो उन चीजों को भी अवॉइड करना और क्या करना, एक नेशनल यूनिटी को मेंटेन करके रखना वाज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ आवर पॉलिसी मेकर्स। तो इसके अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में समझेंगे, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है आपका जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है, बेसिकली ये आपका साउथ, ये जो गुजरात का है, गुजरात के साउथ में आपका जूनागढ़ पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड करी कि ये कहाँ जाएगा, ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे बेसिकली। बिकॉज जूनागढ़ क्या था, एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था, यहाँ पे आपके पॉपुलेशन जो थी वो मेजरली हिंदू थी, लेकिन
वहां जो रूल था वो बेसिकली मुस्लिम रूलर्स थे, वहां के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमको पाकिस्तान ज्वाइन करना है डिस्पाइट ज्योग्राफिकल सेपरेशन फ्रॉम इट। हालांकि ये पाकिस्तान से दूर था ना, देखिए ये कहां है, बिल्कुल अलग था लगे, और पाकिस्तान इससे भी ऊपर था। इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमको ज्वाइन करना है। तो जो आपका जूनागढ़ के नवाब थे, इनकी फैमिली अराउंड 1500 के आसपास से ही यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ। हालांकि जूनागढ़ इंडिया में क्या हुआ, शामिल तो हुआ, लेकिन वहां के जो नवाब थे दे लेफ्ट जूनागढ़ एंड दे वेंट टू पाकिस्तान, ठीक। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूलर का डिसीजन और पीपल की विश। तो लोगों की क्या विश थी, लोगों की विश थी कि वो इंडिया को ज्वाइन करें, लेकिन रूलर का डिसीजन क्या था कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी थी कि कम्युनल टेंशन अराइज होगी और इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इंडिया ने इंटरवीन किया और एक क्या कंडक्टेड अ प्लेबिसाइट इन 1948, जहां पे पीपल ने क्या किया, वोट किया टू ज्वाइन इंडिया। बेसिकली वहां के लोगों ने ये वोट कर दिया कि हम क्या करेंगे, इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे, और वहां के जो नवाब थे ही लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। तो इस तरह से आपका जूनागढ़ इंडिया का हिस्सा बन गया। इसके बाद आप हैदराबाद का देखते हो, हैदराबाद एंड पुलिस एक्शन। तो हैदराबाद में किसका रूल था, इट वॉज रूल्ड बाय द फैमिली ऑफ निजाम। They wanted to remain independent despite being surrounded by Indian territory. तो उनकी क्या डिमांड थी, बेसिकली जो आपका हैदराबाद था, इट वॉज वन ऑफ द इफ नॉट द मोस्ट रिच प्रिंसली स्टेट, ठीक है। हैदराबाद, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, हैदराबाद, ठीक है। तो ये इफ नॉट द मोस्ट रिच, इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो इनकी डिमांड थी कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, और इंडिपेंडेंट रहेंगे तो क्या करेंगे, ये बेसिकली बिल्कुल बीच बीच में इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। अब ये इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट कंट्री बन जाती ना, जो कि क्या करता, हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंडिया को काट देती बेसिकली बीच में से। तो इनके डिमांड को नहीं माना गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या कर रहे थे, इंडिया की जो टेरिटोरियल यूनिटी थी उसको थ्रेट पहुंचा रहे थे। और वहां के जो रजाकार्स थे, जो वहां के नवाब की आर्मी थी, जो आपके निजाम की आर्मी थी, जिसको रजाकार बोला जाता था, उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, दंगा फसाद किया। एंड फियर ऑफ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी था, कि मतलब अब मान लो एक डिफरेंट कंट्री एग्जिस्ट करती बीच इन द मिडल ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या था, हो सकता है कि वो इंडिया की यूनिटी को, इंडिया के टेरिटरी को नुकसान पहुंचा सकती थी, और थ्रू फॉरेन सपोर्ट। तो इस वजह से डर भी था। तो इंडिया ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और पुलिस एक्शन इन 1948 एंड इंटीग्रेटेड हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से 1948 में आपका हैदराबाद इंडियन यूनियन का हिस्सा बना, और इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, ऑपरेशन पोलो बोला जाता है, ठीक है। इसमें फोर्स का यूज किया गया था। अब जम्मू कश्मीर का इशू क्या था, तो ऑपोजिट टू जूनागढ़, देखिए जैसे जूनागढ़ में मुस्लिम रूलर थे, वहां पे यहाँ पे आपका क्या थे, हिंदू रूलर थे, और उनका क्या नाम था, हरि सिंह था। तो ही इनिशियली वांटेड इंडिपेंडेंस जस्ट लाइक हैदराबाद। लेकिन जब हमने देखा कि 1948 के आसपास क्या हुआ था, 47 में ट्राइबल इन्वेजन हमको कश्मीर के अंदर देखने को मिला था, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा था, आपका पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। तो इस केस में क्या हुआ, आपके जो रूलर थे हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन कर लिया, ठीक है, और वो इंडिया को ज्वाइन कर गए। तो आर्टिकल 370 क्या कर रहा था, आर्टिकल 370 बेसिकली आपको जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर रहा था, जो कि बाद में ले लिया गया, ठीक है। तो चैलेंजेस हमको क्या क्या देखने को मिले इसके अंदर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज भी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बना हुआ है, ठीक है। इंटरनलाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट एट द यूएन, इंटरनेशनलाइजेशन हो गया इस वाले आपके डिस्प्यूट का, बिकॉज अब यूएन में भी आप कॉन्टिन्यूसली देखते हो कि कैसे डिस्कशन होता रहता है कि इन कश्मीर को कौन रूल कर रहा है, ठीक है, कश्मीर किसका हिस्सा है। पाकिस्तानी साइड बोलती है कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में होना चाहिए, इंडियन साइड बोलती है वो इंडियन के कंट्रोल में होना चाहिए, है ना, सबकी डिफरेंट डिमांड्स है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया, ठीक है। रीजनल सेपरेटिज्म एंड मिलिटेंसी देखने को मिली हमको, ये बेसिकली 90s में बहुत ज्यादा आपकी मिलिटेंसी कश्मीर में स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है। बैलेंसिंग ऑटोनॉमी विद नेशनल इंटीग्रेशन। अब हम आगे चलते हैं, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस, ठीक। तो ये 1971 में इंदिरा गांधी का एक मेजर स्टेप था, जिसके अंडर क्या किया गया, टू इंश्योर कंप्लीट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड इक्वालिटी द गवर्नमेंट अबॉलिश्ड प्रिवी पर्सेस एंड स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर प्रिंसेस थ्रू योर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1971। बेसिकली इसका क्या कहने का मतलब है कि जो आपके प्रिंसेस थे, जो रूलर्स थे,
उनके पास क्या थी, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे, गवर्नमेंट उनको क्या करती थी, पेंशन भी देती थी। तो ये सारे जो प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे, टू गेट दैट इंटीग्रेशन, होली इंटीग्रेट कर लें हम और कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले उन प्रिंसेस को, इसके लिए इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। ये जो सेपरेट इनको प्रिविलेज दिए हुए थे उनको अबॉलिश कर दिया गया अंडर योर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1971 के अंदर। ठीक है, जो ग्रांट्स मिलते थे उनको, ठीक, ये सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। दैट वाज डिवाइडेड। तो इस ये वाला देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है बिकॉज ये देखो, ये बीच में इंदिरा गांधी जी के हाथ में दिखाया गया है ना कि ये पर्सेस बिल है, प्रिवी पर्सेस बिल, और ये आपके ये लायन से दिखाया गया है एक रूलर को। ठीक, तो ये दिखा रहे हैं कि ये कैसे उस वाले एक्ट को यूज करके इनके प्रिविलेजेस को छीन ले रहा है। ठीक है, तो इसके चैलेंजेस हमको क्या देखने को मिले, तो जो आपके फॉर्मर रूलर्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस, उन रूलर्स ने इसको क्या किया, चैलेंज किया, बिकॉज बोला कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमको हमारा पुराना वाला प्रिविलेज वापस दो। ठीक, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स देखने को मिले एंड बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक इक्वालिटी विद योर अर्लियर एग्रीमेंट्स मेड टू प्रिंसेस। तो मतलब पहले जो प्रिंसेस को वादे किए गए थे, कस्में वादे दी गई थी कि हम आपको स्पेशल प्रिविलेज देंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, वो सारी चीजों को जो वापस छीन लिया गया, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था बिकॉज वो बोलने लगे कि हो सकता है कि हमको जो वादे किए गए आपने उसको नहीं निभाया। ठीक है, तो ओवरऑल चैलेंजेस इंटीग्रेशन में हमको क्या देखने को मिले, सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ये डर था कि इंडिया एक छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट जाएगा। कम्युनल टेंशन देखने को मिली कि रिलीजियस डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से जो आपका जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इन सब जगहों पे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लेने पड़े आपके गवर्नमेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी क्या आई, बिकॉज हर जगह के जो लॉज थे, रूल्स थे, करेंसीज थी, सब कुछ अलग था, उन सबको यूनाइट करना एक बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न क्या था, कुछ स्टेट्स ने बोला कि वो इंडिया की, कुछ स्टेट्स बेसिकली इंडिया की जो यूनिटी थी, इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी, उसको थ्रेट पोज कर रहे थे, तो ये भी एक खतरा था। और डिप्लोमेटिक प्रेशर क्या था, इंडिया हैड टू अवॉइड लार्ज स्केल वायलेंस व्हाइल इंश्योरिंग यूनिटी। तो अब हम कई जगह पे देखा था कि पुलिस एक्शन भी लेना पड़ा, तो ऐसे केस में जब पुलिस एक्शन लिया जाएगा तो क्या होगा, वायलेंस होने का डर बहुत ज्यादा रहेगा। तो वाइल मेकिंग श्योर दैट कंट्री गेट्स यूनाइटेड, इन चीजों को अवॉइड किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, और ये कैसे बेसिकली किया जा रहा था अचीव, डिप्लोमेसी के थ्रू मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया था। ठीक है, तो द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट इन नेशन बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थ्रू द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन, इंडिया सक्सेसफुली प्रिवेंटेड योर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एंड इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशन। तो जब हम देखते हैं कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशन है, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ योर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन, इनके ही एफर्ट्स की वजह से इंडिया क्या हो पाया, एक यूनाइटेड कंट्री बन पाया। ठीक है, डिस्पाइट चैलेंजेस एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसेस, द प्रोसेस स्ट्रेंथेंड इंडियन फेडरलिज्म एंड योर नेशनल इंटीग्रेशन। इवन दो क्या हुआ, कई जगहों पे हमने देखा कि बाद में भी बहुत सारे आपके फॉर्मर रूलर्स थे, उन्होंने नाखुश थे बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन, लेकिन उन चीजों को भी क्या हुआ, हमने रिजॉल्व किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया केम आउट एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यूनाइटेड कंट्री। ठीक है, तो इन सब चीजों का क्रेडिट किसको दिया जाता है, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है और वीपी मेनन जी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है कि डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो वुमेन्स मूवमेंट जो हुए हमारे कंट्री के अंदर, उसके रोल को हमको डिस्कस करना है। हाउ फार हैज इट सक्सीडेड इन एम्पावरिंग वुमेन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो जो हमारा प्रेजेंट डे इंडिया है, ठीक है, उसमें इन मूवमेंट्स ने वुमेन को कैसे एम्पावर किया। ठीक है, और जो अभी रहने वाले चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं, उनको भी हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैव चैलेंज्ड पेट्रियार्की एंड फॉट फॉर इक्वल राइट्स, एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। तो बेसिकली ये जो वुमेन्स मूवमेंट हमारे कंट्री के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो उनका मेन गोल क्या था, उनका मेन गोल था टू फाइट पेट्रियार्की। ठीक है, पेट्रियार्की को फाइट करना और क्या लेके आना, समाज में इक्वालिटी लेके आना, और जो विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है या अभी भी प्रेजेंट डे में हो रहा है,
उस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, और विमेन को जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक। From social reforms movement in the colonial period to modern feminist struggles, they have addressed discrimination, violence, exploitation and political exclusion, bringing significant social changes. तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो colonial एरा था उस दौरान भी जो विमेन थी उन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक। और जो अभी के मॉडर्न फेमिनिस्ट के स्ट्रगल हैं उनमें भी जो आपके विमेन मूवमेंट्स हैं उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उन्होंने जो विमेन प्रॉब्लम्स फेस करती हैं इन योर मॉडर्न सोसाइटी वो सारे प्रॉब्लम्स को ये डील करता है। जैसे कि वो प्रॉब्लम्स कौन सी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया जेंडर के बेस पे, वायलेंस हो गया, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होता है विमेन का एट वर्क प्लेसेस, एट हाउसेस, ठीक है, इन सब चीजों का, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हमको देखने को मिलता है कि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में वो उतना ज्यादा नहीं है। तो इन मूवमेंट्स ने ये सारे सोशल चेंजेस लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, ठीक है। तो पेट्रियार्की एंड विमेन्स ऑपरेशन को समझेंगे तो जो विमेन ऑपरेशन है, जो विमेन ऑपरेशन हो रहा था उसको ही डील करने के लिए हमारे विमेन्स जो मूवमेंट है वो उभरे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। बेसिकली पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है कि जितने भी समाज है आपका उसमें जो मेल है वो क्या कर रहा है, आपकी सारी फीमेल को दबा के रख रहा है अंडर इट्स वेट, ठीक है। इस वाले इमेज से आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे जो मेल है वो इकोनॉमिक पावर को भी होल्ड कर रहा है और सारा बुक्स वगैरह, सारी एजुकेशन, हर इंस्टीट्यूशन में मेल डोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन विमेन क्या है, दबी हुई है, ओप्रेस्ड है। तो इन सारी चीजों को कौन डील करता है, आपके ये विमेन मूवमेंट ने डील किया इन चीजों से और ये चीज को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। तो सोशलिस्ट सिल्विया वाल्बी क्या कहती हैं, शी डिफाइंस पेट्रियार्की एज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस इन विच मेन डोमिनेट, ओप्रेस एंड एक्सप्लॉइट विमेन। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा सोसाइटल स्ट्रक्चर जहां पे क्या है, डोमिनेंस आपको मेल का देखने को मिल रहा है, फ्रॉम हाउसेस टू वर्क प्लेसेस टू एवरीवेयर, कि मतलब हर जगह कौन डोमिनेट कर रहा है, मेल डोमिनेट कर रहा है और विमेन का आपको कॉन्टिन्यूसली विमेन के साथ ऑपरेशन हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यही आपका पेट्रियार्की है। इंडियन पेट्रियार्की के फीचर्स क्या क्या हैं, तो हम सोसाइटी में देखते हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते होगी कि कैसे जो गर्ल चाइल्ड होता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, विमेन के साथ विमेन को ऑप्रेस किया जाता है, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है फैमिली में, सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन का अनइक्वल एक्सेस है एंड प्रॉपर्टी का भी अनइक्वल एक्सेस आपको देखने को मिलता है। इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप मतलब कई जगहों पे ऐसी सिचुएशन अभी भी है कि जो बॉय चाइल्ड होता है उसको बेटर प्राइवेट स्कूल्स में डाला जाता है और गर्ल चाइल्ड को गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला जाता है बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। और ऐसा मेंटालिटी होता है लोगों का कि इफ दे इन्वेस्ट इन बॉयज एजुकेशन तो उसका उनको आउटपुट ज्यादा मिलेगा और गर्ल्स एजुकेशन उसका आउटपुट उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसी मेंटालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है, आप देखते हो इवन आफ्टर मैरिज आपको कितने सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, अभी रिसेंट में भी आप बहुत सारे केसेस देखते हो, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन मेन, तो पैसे के लिए भी जो विमेन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, मेन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। इवन दो दे आर क्वालिफाइड इनफ, उनको कई बार क्या किया जाता है, जॉब्स छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन है, आप देखते हो कि कैसे पॉलिटिक्स में भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है। जो अगर विमेन क्या होंगी, रिप्रेजेंट करेंगी, विमेन की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी आपके पॉलिटिक्स में एक्टिव, तो वो विमेन की प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट और आगे फॉरवर्ड में रख पाएंगे, ठीक है। तो विमेन्स मूवमेंट सॉट टू चैलेंज दीज इनइक्वालिटीज एंड डिमांड जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इन सारी इनइक्वालिटीज को ही खत्म करने के लिए विमेन मूवमेंट क्या हुआ था, उभरा था। अब हम देखते हैं कि विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया की जो डिफरेंट वेव्स हैं वो कौन कौन सी थी। तो हमारी सबसे पहली सोशल रिफॉर्म फेज देखने को मिल रही है, ये आपका 19th सेंचुरी के आसपास आई थी। इस टाइम पे क्या हो रहा था, विमेन बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड थी, उनके साथ बहुत ज्यादा इवल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो किया जाता था, जिनमें से क्या था, सती प्रथा जैसी चीजें बहुत ज्यादा
उस टाइम पे आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इवल प्रैक्टिसेस थी जिसको कौन से लोगों ने चैलेंज किया? इट वाज लेड बाय रिफॉर्मर्स लाइक राजा राममोहन रॉय एंड ईश्वर चंद विद्यासागर। तो राजा राममोहन रॉय को आप सब जानते होंगे कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉ। ठीक है, तो इन जैसे स्कॉलर्स ने, बेसिकली रिफॉर्मर्स ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या किया? अबॉलिशन ऑफ सती के लिए आपका क्रेडिट किसको दिया जाता है? राजा राममोहन रॉय को दिया जाता है। विडो रीमैरिज के लिए दोनों ने ही काम किया, विमेन्स की एजुकेशन के लिए, ठीक है, और ऑपोजिशन टू चाइल्ड मैरिज के लिए भी ईश्वर चंद विद्यासागर ने बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, अब हम सेकेंड वेव देखते हैं जो कौन सी है? नेशनलिस्ट मूवमेंट फेज। तो बेसिकली ये कब की बात हो रहा है? जब आप ब्रिटिश गवर्नेंस से इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था उसके अंदर हम विमेन का पार्टिसिपेशन को इसके अंदर समझेंगे। तो विमेन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया? दे पार्टिसिपेटेड इन योर सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे के अंदर। ठीक है, राइज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग विमेन। तो विमेन को क्या हुआ? पॉलिटिकल अवेयरनेस विमेन की बढ़ी और उन्होंने क्या किया? डिमांड फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को भी रखा। ठीक है, आगे देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस विमेन्स मूवमेंट हम कौन कौन से देखते हैं? तो इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन अभी भी विमेन के लीगल राइट्स और उनके साथ जो होने वाला वायलेंस है, इन सब चीजों को अपोज करता है और उनकी इक्वालिटी को अचीव करने के लिए काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कौन कौन से हैं? एंटी डाउरी मूवमेंट हो गया, ठीक है, कि दहेज को रोकने के लिए। ठीक, और कौन सा हो गया? एंटी रेप कैंपेन्स। देखो सोसाइटी की हालत देखो कि आपको एंटी रेप कैंपेन्स चलाना पड़ रहा है, इक्वल वेजेस की डिमांड की जा रही है, एंड लेबर राइट्स मूवमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल पार्टिसिपेशन सच एज चिपको मूवमेंट वेयर विमेन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली बहुत सारी स्कॉलर्स हमारी होती हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा एसोसिएट किया है, जिसको इको फेमिनिज्म भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा। इको फेमिनिज्म ये टर्म यहीं से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहना, ये हमको क्या दिखाना चाह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं उसमें ज्यादा एक्टिवली आपकी विमेन इस वजह से पार्टिसिपेट करती हैं बिकॉज दोनों का रोल कैसा है? नर्चर करने का रोल है। नेचर का भी रोल क्या है? नर्चर करने का, और विमेन का भी रोल नर्चर करने का है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों चीजों को एसोसिएट करके इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जितने भी कैंपेन्स हुए हैं उसमें भी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आप देखते हो कि विमेन कितनी ज्यादा लीडरशिप रोल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो रोल ऑफ विमेन्स मूवमेंट इन योर एम्पावरमेंट हम देखेंगे। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे हुआ? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया था? एक तो ये पंचायती राज सिस्टम लेके आया था। ठीक है, आप सबको पता है पंचायती राज सिस्टम लाया, और क्या किया? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके आया। सिटीज के अंदर, गांव के अंदर पंचायत, शहरों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दोनों में इसने 33% ऑफ द सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी। और इससे क्या होगा? सीट्स रिजर्व करने से जो विमेन का पार्टिसिपेशन था ग्रास रूट डेमोक्रेसी में वो बढ़ गया। अब ग्रास रूट लेवल पे भी, गांव शहरों में भी आपकी विमेन क्या कर सकती थी? पार्टिसिपेट कर सकती थी और लीडरशिप रोल्स को अचीव कर सकती थी। ठीक है, रूरल विमेन को लीडरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई। अब आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा पंचायत सीरीज, उसमें आप देखते हो ना कि उस गांव में क्या है, फुलेरा गांव में आप देखते हो कि वो विमेन के लिए रिजर्व्ड सीट है। तो उसमें क्या हो रहा है, वहां की जो महिला प्रधान है वो क्या दिखा रही है कि अब गांव में भी विमेन को लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। इसकी वजह से ग्रेटर अवेयरनेस रिगार्डिंग राइट्स एंड गवर्नेंस, इसकी वजह से क्या हुआ कि विमेन जब लीडरशिप रोल्स में आई तो उनको ज्यादा अवेयरनेस हुई अबाउट देयर राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इन सब वजहों से विमेन ज्यादा अवेयर हो पाई। विमेन्स रिजर्वेशन और 106th अमेंडमेंट जो 2023 में आया था, इसने क्या किया? इसने आपका लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर 33% रिजर्वेशन कर दिया विमेन के लिए। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ कि अब आप देख रहे हो कि हायर लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग में भी आपकी विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो बढ़ेगा। ठीक है, प्रमोट्स जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि विमेन का भी रोल क्या हो रहा है? बढ़ गया है पहले के मुताबिक। ठीक, इंकरेजेस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में भी जब 33% रिजर्वेशन होगा, यानी अब 1/3 सिर्फ विमेन होंगी, तो क्या होगा? ऐसे केसेस में उनका वॉइस को सुना जाएगा। ठीक है, अब लीगल और सोशल इंपावरमेंट कैसे हुआ?
तो पॉश एक्ट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये क्या करता है, आपका विमेन के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है एट वर्क प्लेसेस, ऑफिसेज वगैरह में, उन सब चीजों को प्रिवेंट, प्रोहिबिट और रिड्रेस करता है। ठीक है, ये 2013 में आया था एंड इट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम वर्क प्लेस पे हरासमेंट। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, तो इसने वर्क प्लेस पे जो विमेन की सेफ्टी है उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको एक राइट बना दिया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स, तो हर जगहों पे क्या हुआ, हर ऑफिसेज में बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इस्टेब्लिश हुए जो विमेन की ये सारी कंप्लेंट्स को सुनेंगे। ठीक है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस रिगार्डिंग जेंडर सेंसिटिविटी, तो मतलब जेंडर के प्रति सेंसिटिव होने वाली जो चीज थी उसके प्रति इसने क्या किया, उसको अवेयर कर दिया कि आपकी जो जेंडर की डिमांड्स है मेन और वुमेन की वो डिफरेंट है और आप दोनों को ऐसे न्यूट्रल तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू बी सेंसिटिव फॉर वुमेन। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड्स आपकी मेल की डिमांड से अलग हो सकती हैं, तो इसीलिए ये कह देना कि वी आर न्यूट्रल इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यू हैव टू बी सेंसिटिव इन सम केसेस। ठीक है, अदर लीगल रिफॉर्म्स हमको क्या देखने को मिलते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है हमको थ्रू लॉ। ठीक है, लॉज अगेंस्ट डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट क्या किया गया, उसको खत्म करने के लिए लॉज बनाए गए। ठीक है, डाउरी को खत्म करने के लिए लॉज बनाए गए। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट दिए गए वुमेन को। अब इकोनॉमिक इंपावरमेंट कैसे होता है, तो उसके अंदर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, आपके विमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो इट गेव एक्सेस टू माइक्रो क्रेडिट एंड सेविंग्स। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दिया, इसने विमेन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को क्या किया, बढ़ाया। अब आप देखते हो कोई तारक मेहता देखता होगा, उसमें वो देखता है कि कैसे जो माधवी भाभी है वो क्या करती हैं, अपने अचार पापड़ को कई बार ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी बेच देती हैं। तो ये क्या कर रहा है, विमेन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। ठीक है, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अमंग विमेन, तो इसने विमेन को कॉन्फिडेंस दिया, बिकॉज व्हेन दे अचीव इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलने के बाद क्या हुआ, उनको कॉन्फिडेंस मिला। ठीक, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी उनकी बढ़ गई। ठीक है, अब अचीवमेंट ऑफ विमेन मूवमेंट हम देखते हैं, तो इसकी मेजर सक्सेसेस क्या है, इसने विमेन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था, उसको बढ़ाया है। इसके अलावा फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने में काम किया है, विमेन की एजुकेशन को बढ़ाने में काम किया है, ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। अब अगर कुछ भी महिला के साथ गलत होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, लॉ खड़ा हुआ है उसके साथ। ठीक है, और अवेयरनेस ऑफ राइट्स प्रोवाइड करा है। इंक्रीज्ड विजिबिलिटी ऑफ जेंडर इश्यूज इन पब्लिक पॉलिसी, तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी हम देखते हैं कि जो जेंडर सेंसिटिव इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को अब क्या रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया है। राइज ऑफ विमेन लीडर्स इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सोसाइटी, तो अब हमको ऐसी विमेन लीडर्स भी हर जगह देखने को मिलती हैं। तो रिमेनिंग चैलेंजेस और लिमिटेशन हम देखते हैं क्या है, तो इस सब प्रोग्रेस के बाद भी हम विमेन के साथ जो इतना इनजस्टिस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ दीज प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। वो प्रॉब्लम क्या क्या है, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, हरासमेंट होता है। ठीक है, वेज इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है, अभी भी बहुत सारी विमेन अपने फाइनेंसेस के लिए मेन पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, लो रिप्रेजेंटेशन इन हायर पॉलिटिकल पोजीशंस, अब हायर पॉलिटिकल पोजीशंस में आपको विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम देखने को मिल रहा है। अभी भी आप देखोगे कितने ही मिनिस्टर्स विमेन है। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको चुनिंदा देखने को मिलेंगी। अभी भी वो सारी चीजें डोमिनेट कौन करते हैं, मेन डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इशू है। ठीक है, पेट्रियार्कल सोशल एटीट्यूड, सोसाइटी में अभी भी पेट्रियार्की क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में अभी भी क्या हो रहा है, विमेन के साथ इनजस्टिस होता है ना। कई जगहों पे चाइल्ड मैरिज भी हो जाती है, लेकिन उन सब चीजों को डील करने वाला, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए लॉ उतनी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। डबल बर्डन ऑफ डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल वर्क, तो अब कुछ वुमेन जो प्रोफेशनली काम भी करती हैं उनके ऊपर डबल बर्डन आपको देखने को मिलता है, बिकॉज उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डोमेस्टिक रोल्स भी उतने ही एफिशिएंटली निभाए और जो वो अपना प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी उतने अच्छे तरीके से जिए। ठीक है, विमेन फ्रॉम आपकी दलित हो गई, ट्राइबल हो गई, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गई, उनको मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सफर करने को मिलता है। इसी को आप क्या बोलते हो, इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हो। बेसिकली उसमें क्या बोला जाता है कि कोई अगर विमेन है तो उसके साथ विमेन होने के वजह से तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है सोसाइटी में, वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा उसको हो सकता है उसकी
आइडेंटिटी की वजह से, चाहे वो उसकी कास्ट हो गई, चाहे वो उसका क्लास हो गया, चाहे वो उसका रिलीजन हो गया, इन सब वजहों से डबल या ट्रिपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कोई स्केड्यूल ट्राइब की वुमेन है, तो हो सकता है उसके साथ कास्ट बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से भी हो रहा हो क्योंकि वो एक विमेन है। तो ये हम देखते हैं कि जो आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनकी विमेन को ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया ने क्या किया है, इट हैज हेल्प टू चैलेंज पेट्रियार्की, और इसने क्या किया, विमेन की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स को इंप्रूव किया है और इसको स्ट्रेंथन किया है थ्रू रिफॉर्म्स, लॉज एंड पब्लिक मूवमेंट्स। मतलब रिफॉर्म्स के थ्रू, लॉज के थ्रू और पब्लिक मूवमेंट्स के थ्रू विमेन ने क्या किया, ज्यादा इक्वालिटी अचीव करी है। ठीक है, हाउएवर जेंडर इनइक्वालिटी, वायलेंस एंड पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ट्रू एम्पावरमेंट को अचीव करना अभी भी एक स्ट्रगल है, जो कि अभी हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट फेस कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ हैव एनवायरमेंटल मूवमेंट्स sought to modify the development discourse in your India। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया हैव ट्राइड टू चेंज द डोमिनेंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम रैपिड ग्रोथ एट एनी कॉस्ट टू डेवलपमेंट विद इकोलॉजी, जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है, ठीक है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, मान लो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम आजाद हुए ब्रिटिशर्स से, तो बेसिकली हमारा फोकस क्या था, वी फोकस्ड ऑन फास्ट प्रोग्रेस, फास्ट ग्रोथ रूट अपनाया हमने कि हम क्या करें, जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ले, जल्दी जल्दी ऐसी पॉलिसीज ले आए जिससे जो हमारी गरीबी है वो मिट सके। ठीक है, तो जो आपके इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं वो इसी आइडिया को चैलेंज करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो आपका रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो नहीं होनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ योर इकोलॉजी को हार्म पहुंचाने पे, या फिर आप इनजस्टिस कर रहे हो लोगों के साथ, या फिर वो जो ग्रोथ है आपकी सस्टेनेबल ना हो, तो इस वाले आइडिया को ये चैलेंज कर देता है। ठीक है, सच मूवमेंट पुश्ड एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स इनटू मेन स्ट्रीम एंड मेड गवर्नमेंट्स एंड सिटीजंस टेक इकोलॉजिकल कॉज सीरियसली। तो इन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ज्यादा अवेयर हुई कि हमारे कुछ स्टेप्स का, कुछ फास्ट ग्रोथ के लिए गए स्टेप्स का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा एडवर्स हो सकता है। तो उन चीजों के लिए इन मूवमेंट्स ने क्या किया, अवेयरनेस फैलाई बेसिकली, और सिटीजन्स भी इसके लिए अवेयर हुए। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम ग्रोथ फर्स्ट टू इकोलॉजिकल लिमिट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आइडिया था ग्रोथ फर्स्ट का, कि हम पहले ग्रोथ करेंगे, बाकी की जो उसकी कॉस्ट होगी वो बाद में देखा जाएगा, तो इसने बोला कि हम ग्रोथ फर्स्ट के वाले आइडिया को छोड़ के इकोलॉजिकल लिमिट्स को समझेंगे, कि हम समझेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना, इन्वायरमेंट की कुछ लिमिटेशन से आप इन्वायरमेंट को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करते चले जाओगे कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, दीज मूवमेंट्स चैलेंज दैट assumptions like dams, logging and mining and industrial expansion are always progress। तो बेसिकली ये जो आइडिया था, ये जो नोशन था कि आपका डैम्स बनाना, है ना, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करना, माइनिंग करना, ये सारी चीजें प्रोग्रेस का प्रतीक है। तो बेसिकली इस आइडिया ने बोला कि ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड द लाइवलीहुड ऑफ लोकल पीपल, कि आपका जो डेवलपमेंट है वो इन सारी चीजों को भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपकी फॉरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करो, वाटर को प्रोटेक्ट करो, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो। आप डेवलपमेंट के नाम पे इन चीजों को हार्म नहीं पहुंचा सकते, आप लोगों को, आप अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट सोशल डिसरप्शन। अब इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन होगा तो उससे सोशल डिसरप्शन क्रिएट होगा। वो कैसे होगा, बिकॉज मान लो आप एक सर्टेन एरिया में रह रहे हो, मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ का इन्वायरमेंट मान लो इनहैबिटेबल हो जाए, इतना आप पोल्यूशन कर दो, इतना रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दो कि अब यहाँ ना तो पानी है, ना साफ हवा है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सोसाइटी डिसरप्ट हो जाएगी ना, पॉवर्टी होगी। ठीक है, अब मान लो लोगों को कोई रीजन छोड़ के चले जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या होंगे, उनकी सारी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि वो क्या होगा, इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन की वजह से वो डिस्प्लेस भी होंगे और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा चिपको मूवमेंट,
पीपल्स इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो चिपको मूवमेंट बिकेम अ लैंडमार्क बिकॉज इसके अंदर आप में मेनली विलेजर्स, जिसके अंदर स्पेशली विमेन थी, रेजिस्टेड लार्ज स्केल लॉगिंग बाय हगिंग ट्रीज। तो मतलब इसमें जो पेड़ों को काटा जा रहा था, इस वाले इमेज में देखो आप देख रहे हो कि कैसे छोटी छोटी बच्चियां भी है और एल्डरली विमेन भी हैं। ये लोग क्या कर रही हैं, ये पेड़ों को हक कर रही हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पेड़ों को काटा जा रहा था और ये बोल रहे थे, इनका क्या मानना था कि इनके फॉरेस्ट को नहीं हार्म पहुंचाया जाए, इनके एनवायरनमेंट को नहीं हार्म पहुंचाया जाए। और इन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया, बाय हगिंग ट्रीज। ठीक है, इट्स सिग्निफिकेंस वाज नॉट ओनली फॉरेस्ट कंजर्वेशन बट आल्सो द क्लेम दैट लोकल कम्युनिटीज हैव अ राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड दैट फॉरेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड ओनली एज कमर्शियल एसेट्स। तो बेसिकली इस वाले मूवमेंट ने क्या आइडिया को रीइंफोर्स किया, इसने बोला कि आपके जो फॉरेस्ट हैं वो सिर्फ कमर्शियल वैल्यू नहीं रखती हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो किस लिए हैं, वो आपके जो रूरल कम्युनिटीज हैं, जो आसपास में रहने वाली कम्युनिटीज हैं, उनकी लाइवलीहुड का जरिया है। और सबसे पहला अधिकार उसके ऊपर किसका है, वहां की लोकल कम्युनिटीज का है। ठीक है, और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा साइलेंट वैली, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो साइलेंट वैली बेसिकली अभी तो एक नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क क्या है, यहां पे से एक नदी बहती थी, कुंती पूजा नदी करके। ठीक है, कुंती पूजा नदी के ऊपर डैम बनाने की बात की गई थी। स्पेल कैसे करेंगे आप इसको, कुंती पूजा। ठीक है, उसके ऊपर डैम बनाना था। ठीक है, सरकार ने डिसाइड किया था कि कुंती पूजा रिवर के ऊपर डैम बनाया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने, लोकल कम्युनिटीज ने बोला कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये वहां के यूनिक इकोसिस्टम को परमानेंटली डैमेज कर देगा। ठीक है, तो दिस मूवमेंट स्टैंडर्ड द आइडिया दैट इकोलॉजिकल कॉस्ट मस्ट बी असेस्ड बिफोर प्रोजेक्ट्स आर अप्रूव्ड। तो इसने क्या बोला, इस मूवमेंट ने बेसिकली ये बताया कि आप इन्वायरमेंटल कॉस्ट को असेस करो। आप समझो कि आप जो प्रोजेक्ट लेके आने वाले हो उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी, वो किस लेवल पे आपके इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, किस तरह से वहां के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। ठीक है, उसके बाद ही कोई स्टेप लो, कि आप इन सब चीजों को इग्नोर करके कोई स्टेप नहीं ले सकते। ठीक है, इट शिफ्टेड द डिबेट फ्रॉम प्रोजेक्ट आउटपुट टू इन्वायरमेंटल सर्वाइवल, कि मतलब अब हमारा फोकस प्रोजेक्ट के आउटपुट पे नहीं रहा, अब हमारा फोकस किसके ऊपर हो गया, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर हो गया, इन्वायरमेंट के सर्वाइवल के ऊपर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, डिस्प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट जस्टिस। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज बेसिकली लेड बाय योर मेधा पाटकर। ठीक है, एंड इट क्वेश्चन बिग डैम डेवलपमेंट। इसके ऊपर कौन सा डैम का डेवलपमेंट हुआ है बताओगे कमेंट में। ठीक है, तो देखिए, it highlighted the human and ecological cost of dams and raised a larger question, are large dam necessary at all। बेसिकली इसने क्या बोला कि अब देखिए, जब कोई भी डैम बनता है तो वहां पे रहने वाली रूरल कम्युनिटीज को, जो आपके इनहैबिटेंट्स हैं उस रीजन के, उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। बहुत बार उनको अपने जहां पे, जिस जगहों पे वो सेंचुरीज से रह रहे हैं, उस जगह को छोड़ के उनको नई जगहों पे शिफ्ट हो जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी लाइफ कंप्लीटली उथल पुथल हो जाती है। तो इन्होंने क्या, इसने क्या क्वेश्चन को अराइज किया, इसने बोला कि जो लार्ज डैम्स बनाए जा रहे हैं वो क्या जरूरी है भी कि नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन और इकोलॉजिकल कॉस्ट। कि मतलब जो आप इन्वायरमेंट को इतना डैमेज कर रहे हो, क्योंकि डैम बनते हैं तो रिवर के डिस्कोर्स को भी क्या होता है, डैमेज होता है। और आप देखते हो कि रिवर को भी हार्म होता है जब आप डैम्स बनाते हो, तो और ह्यूमन को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। ठीक है, तो इसने बोला कि एट दैट कॉस्ट क्या इन्वायरमेंट उसको क्या डैम उसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो ब्रॉट ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि जो ट्राइब्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन, की मतलब जो इनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया वो उतना इनएडिक्वेट था, एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड इनटू डेवलपमेंट डिबेट। तो इन सारी चीजों को भी अब आप डेवलपमेंट की डिबेट के अंदर कंसिडर करने लगे। ठीक है, आगे देखो, बट इट चेंज इन द डिस्कोर्स। तो इसने क्या, मतलब जो ट्रेडिशनल नोशन था उसके अंदर ये क्या बदलाव लेके आया, तो ये लेके आया कि डेवलपमेंट कैन नॉट इग्नोर डिस्प्लेसमेंट। कि आप डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ ये नहीं देखोगे कि प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, आप अब असेस करोगे कि क्या जो लोगों को डिस्प्लेस हुए हैं वो उस कॉस्ट को जस्टिफाई कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है,
किया जा रहा है उन लोगों को जो डिस्प्लेस हो गए हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। द पुअर शुड नॉट बेयर द बर्डन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, जो गरीब लोग हैं उस रीजन के, उन लोगों के ऊपर ये नेशनल प्रोग्रेस का भार नहीं आना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन एंड कंसेंट मैटर इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, और इसने क्या बोला कि जब आप किसी रीजन में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन और वहां के लोगों की कंसेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के लोगों की कंसेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक। लीगल और पॉलिसी इंपैक्ट इनका आप देखते हैं तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट हेल्प्ड क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इसने क्या किया, इन मूवमेंट्स ने बेसिकली हमारे लॉ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और एक स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया फॉर योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आ जाता है ऑफ 1986। लेटर द फॉरेस्ट राइट एक्ट रीऑर्गेनाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कमिटीज। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने क्या किया, जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली कम्युनिटीज हैं उनके राइट को रीइंफोर्स कर दिया, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द आइडिया दैट फॉरेस्ट पीपल आर नॉट आउटसाइडर बट स्टेक होल्डर्स इन डेवलपमेंट। तो इसने क्या बोला कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो कोई आउटसाइडर नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ दैट इन्वायरमेंट, ठीक है, और वो डेवलपमेंट में उनका क्या बोलना चाहिए, वो डेवलपमेंट का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली उनको नुकसान पहुंचा के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। टुगेदर दीज मेजर्स शो दैट हाउ एक्टिविज्म इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी। तो इस वजह से हमको क्या पता चलता है, ये एक्ट्स आने की वजह से हम देखते हैं कि कैसे एक्टिविज्म की वजह से ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसके राइट्स को अब क्या किया जाने लगा, ज्यादा पब्लिक पॉलिसी में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिबेट को हम समझ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सब लोग जानते हो क्या होता है, कि डेवलपमेंट ऐसा हो कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमारे रिसोर्सेज को बचा के रखे, ठीक है। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट हैज बीन द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को क्या किया गया है, बहुत ज्यादा फैलाया गया है थ्रू योर इन्वायरमेंटल मूवमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट आपकी प्रेजेंट नीड्स को पूरा तो करे ही, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, उसको फुलफिल करे, बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। लेकिन आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या करो, रिसोर्सेज को बचाओ, ग्लेशियर को मत पिघलने दो, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ठीक है, समझ गए। The movements forced a shift from your narrow GDP based view to one that includes ecology, equity and participation। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, जो पहले प्रॉफिट बेस्ड जीडीपी के ऊपर फोकस किया जा रहा था, अब क्या हुआ, उसमें हम किस चीजों को, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को, इक्विटी को और लोगों के पार्टिसिपेशन को भी कंसिडर करने लग गए, ठीक है, इन वजहों से। टू कंक्लूड वी कैन से दैट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ने क्या किया, इन इंडिया हैव नॉट स्टॉप डेवलपमेंट्स बट दे हैव मॉडिफाइड इट्स मीनिंग। बेसिकली इन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ने डेवलपमेंट को नहीं रोका, ऐसा नहीं कि इसने बोल दिया कि नहीं आप तो डेवलपमेंट रोक ही दो, डैम बनाना तो एकदम गलत है, कंट्री में कोई डैम ही नहीं बनना चाहिए। बेसिकली इसने डेवलपमेंट के मीनिंग को एक नया आयाम दिया है। इसने क्या बोला कि आपका डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। दे हैव मेड डेवलपमेंट मोर सेंसिटिव टू फॉरेस्ट, रिवर, ट्राइबल राइट्स, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली अब हमारे डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें, फॉरेस्ट के प्रति हम सेंसिटिव हो गए, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, रिवर्स हो गई, ट्राइबल राइट्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजें हो गई, लोगों को फोर्सफुली आप डिस्प्लेस ना करो, रिहैबिलिटेशन हो गया, ठीक है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जैसी चीजों को भी अब आप कंसिडर करने लग गए हो। द ग्रेटेस्ट सक्सेस लाइज इन टर्निंग डेवलपमेंट फ्रॉम अ प्योरली इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इनटू अ पॉलिटिकल एंड मोरल क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। तो अब ये एक प्योरली इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं रहा डेवलपमेंट, अब इसने क्या किया है, पॉलिटिकल और मोरल क्वेश्चन ऑफ जस्टिस को भी इंक्लूड कर लिया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हमको बताना है कि कैसे ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो टू इंट्रोड्यूस व्हाट वी कैन से दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ये राइवल्स नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कर देते हैं थ्रू योर इन्फोर्सिएबल राइट, लेकिन डीपीएसपी एम एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बाय गाइडिंग द स्टेट टुवर्ड्स वेलफेयर। तो बेसिकली आपको सबको पता ही होगा, एक बार सिंपल में हम समझ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपके बेसिक राइट्स हो गए, ये आपके कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं, ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया आपका। लेकिन डीपीएसपी बेसिकली क्या करता है, डीपीएसपी कुछ गाइडेंस होती है कि आपने स्टेट को गाइडेंस दे दी
कि स्टेट क्या करे, ये स्टेप्स ले टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिक टू स्ट्रेंथन योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स कहां आते हैं, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब डिफरेंट नेचर होता है लेकिन दोनों का गोल कैसा है, कॉमन है। अब फंडामेंटल राइट देखो, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल। इसका क्या मतलब है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई हार्म पहुंचाता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। दे प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एक्सेस एंड कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 26। तो ये क्या करते हैं, जो आपके इंडिविजुअल है उसको स्टेट के अगेंस्ट राइट प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका स्टेट आपके साथ कुछ गलत कर रहा है आपके मुताबिक, तो आप क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 और 226 के अंदर आप कोर्ट जा सकते हो। ये कहां आते हैं, आपके पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, बिटवीन योर आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ये बेसिकली गाइडेंस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस, ये गवर्नेंस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को एकदम क्या कि आप कोर्ट में घसीट के ले जाओ कि नहीं आप तो ये काम कर ही नहीं रहे हो, आप चलो कोर्ट हमारे साथ। दे गाइड लॉ मेकिंग, ये लॉ मेकिंग को गाइड करते हैं। पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर वेलफेयर, कि मतलब लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग आपकी जनता का वेलफेयर करेगी, इक्वालिटी को इंश्योर करेगी और जस्टिस देगी। ठीक है, ये कहां आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4 के अंदर, बिटवीन योर आर्टिकल 36 टू 51। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, एडिक्वेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है, पीस को प्रमोट करना, है ना, वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना, इक्वल जस्टिस देना, इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी डीपीएसपी का हिस्सा होती हैं, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट इसमें हमको क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट साइड में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कैन क्लैश, बिकॉज फंडामेंटल राइट क्या कर रहे हैं, ये आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डीपीएसपी सोशल रिफॉर्म और रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक, द अर्लियर जुडिशियल अप्रोच ट्रीटेड फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर, कि मतलब जो आपका पहला कोर्ट था, पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट को ओवर आपके डीपीएसपी रखती थी, लेकिन बाद में जाके ये चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं हमारे। सबसे पहला था हमारा केस चंपाकम दुराईराजन केस, जो कि क्या था, चंपाकम दुराईराजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो डीपीएसपी है वो सबऑर्डिनेट है आपके फंडामेंटल राइट के। ठीक है, दिस क्रिएटेड द इंप्रेशन दैट फंडामेंटल राइट हैड प्रायोरिटी ओवर डीपीएसपी। बेसिकली इसने बोल दिया कि ये असिस्टेंट टाइप है आपका फंडामेंटल राइट का, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इंप्रेशन देखने को मिला, ऐसा लगने लगा कि जो फंडामेंटल राइट है वो सुपीरियर है आपके डीपीएसपी के। अब जुडिशियल अप्रोच बदली कैसे, ये बदलने में हमारे केशव नंदा भारती वाला केस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक लैंडमार्क केस था, आप बताओ क्यों था, इसमें कितने जजेस थे। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन holding that fundamental rights and directive principle of state policy are both essential part of your constitution। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली बोला गया कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा आप उसको नहीं कभी बदल सकते। ठीक है, और ये दोनों चीजें आपकी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये दोनों आपके मूलभूत ढांचे का बहुत एसेंशियल हिस्सा है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन इसका जो मूलभूत ढांचा है उसको आप नहीं बदल सकते। ठीक है, और डिस्ट्रॉय द बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड वेलफेयर गोल, कि मतलब आप जो राइट्स, जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं और जो सरकार को बोला गया है कि आपको ये वेलफेयर गोल्स को अचीव करना है, उनको आप उनके बीच के बैलेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ अमेंडमेंट ला सकते हो। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस हो जाता है 1980 का, इसमें भी कोर्ट ने क्या रीअफर्म किया कि जो हार्मनी है आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच की, वो क्या है, एक बहुत ज्यादा बेसिक फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इट रूल्ड दैट नीदर इंडिविजुअल फ्रीडम नॉर सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव कैन डोमिनेट कंप्लीटली, कि मतलब आपके इंडिविजुअल फ्रीडम या फिर आपकी सरकार द्वारा की गई सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकती। एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू इज एसेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, मतलब आपका संवैधानिक गवर्नेंस के लिए दोनों के बीच के बैलेंस को अपहोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आपको किस में पता चला था,
मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो दो केसेस आप देखते हो, चंपाकरम दोराईराजन केस में आप क्या देखते हो, चंपाकरम दोराईराजन केस में कि इसमें डीपीएसपी को सबऑर्डिनेट बोला, लेकिन केशवनंदा भारती केस में क्या हो रहा है, बोला गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी क्या है, दे बोथ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट में भी आप अब हम देखेंगे कि आपका डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को स्ट्रेंथन कैसे करता है। तो आपने देखा ना कि फंडामेंटल राइट कैसे हैं, आपके मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपके फंडामेंटल राइट को ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा मीनिंगफुल बना रहे हैं, ठीक, आपके डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21 जिसके अंदर क्या बोला गया है, राइट टू लाइफ है। अब वो बोलता है राइट टू लाइफ में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदा रहो, ठीक है, इसके अंदर एक डिग्निटी भरी लाइफ, ठीक है, जैसे डिग्निटी, आपको क्या हो, एम्प्लॉयमेंट हो आपके पास, अच्छा, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको कौन देता है, ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू ऐसी पॉलिसीज बना के जो आपके किसके, जिसको कौन गाइड कर रहा है, आपके डीपीएसपी गाइड कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू दिस इंटरेक्शन, समझ गए। अब इसमें एग्जांपल आ गया, जैसे राइट टू एजुकेशन वाज लेटर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स। तो अब राइट टू एजुकेशन पहले आपका फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, ये एक लीगल राइट बन गया। इसी तरह से राइट टू लाइवलीहुड हैज बीन रेड इनटू योर आर्टिकल 21 थ्रू ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी। इसी तरह से राइट टू लाइवलीहुड जो है, राइट टू लाइवलीहुड, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर डीपीएसपी की मदद से ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो क्या करें, लोगों को एक डिग्निटी भरा और कैसा, और इसने क्या किया, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है। इसके अलावा वेलफेयर मेजर्स इंस्पायर्ड बाय डीपीएसपी सपोर्ट रियल फ्रीडम नॉट जस्ट फॉर्मल फ्रीडम। इसका ये मतलब हो गया कि ऐसे वेलफेयर मेजर्स जो आपकी गवर्नमेंट लेती है, वेलफेयर मेजर्स जो आपकी गवर्नमेंट ले रही है, जिससे पुअर लोगों की या किसी भी नॉर्मल सिटीजन की लाइफ बेहतर हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, आपको ट्रू फ्रीडम प्रोवाइड करती है वो सारी चीजें, ठीक है, ना कि आपकी सिर्फ फॉर्मल फ्रीडम की। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ लॉज में लिख दिया कि राइट टू फ्रीडम सबको है, तो क्या अब सबके पास फ्रीडम हो गई, किस चीज की फ्रीडम, उसको मीनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको मीनिंग आपकी गवर्नेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, थ्रू मीनिंगफुल पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, थ्रू मीनिंगफुल पॉलिसी मेकिंग वो उसको मीनिंग प्रोवाइड कर दे रही है, ठीक है। टू कंक्लूड व्हाट वी कैन से दैट कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी क्या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज एक लिबर्टी प्रोवाइड करता है तो दूसरा क्या करता है, जस्टिस को सिक्योर करता है। फंडामेंटल राइट विदाउट डीपीएसपी बिकम नैरो एंड फॉर्मल, कि मतलब हमने क्या समझा कि फंडामेंटल राइट बिना डीपीएसपी के कोई मीनिंग नहीं होल्ड करते, उसको कौन मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपका डीपीएसपी प्रोवाइड कर रहा है। और डीपीएसपी विदाउट फंडामेंटल राइट बिकम वीक एंड अनइनफोर्सिएबल, कि मतलब अगर लोगों के पास फंडामेंटल राइट होंगे ही नहीं, है ना, तो डीपीएसपी को लागू करने की जो डिमांड थी, लागू करने की जो नीड है वो होगी ही नहीं, है ना। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज फंडामेंटल राइट लोगों को मिला हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। टुगेदर दे क्रिएट अ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे होता है खत्म। आप चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। किसी का अगर कोई डाउट होगा तो वो लोग डाउट पूछ लेना, और क्या बोलते हैं, आपके नोट्स आपको पता है कमेंट कर देना। जिस लोगों को नोट्स चाहिए ये सारे कमेंट्स आपको हमारे उसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। मेरे एंड से इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और पार्ट 1 सभी लोग इस वीडियो का देख लेना।